नमस्कार स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साइंस क्लास एंड जीके पर। देखो बच्चों, 11th क्लास बायोलॉजी का आज हम एक आपके फर्स्ट नंबर चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इस फर्स्ट नंबर चैप्टर का आपके ये पार्ट नंबर है वो आपके फर्स्ट नंबर। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है आपके जीव जगत। क्या है यहाँ पे चैप्टर का नाम आपके जीव जगत। ठीक है, एनिमल किंगडम, इसके बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे कि ये क्या होता है जीव जगत। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे कुछ इस चैप्टर के बारे में पहले हम बेसिक जान लेते हैं यहाँ पे। अब देखो जीव जगत की बात हो रही, तो जीव जगत का मतलब मैंने कल बताया था यहाँ पे। एक तो जीव का मतलब हम पादप निकाल सकते हैं, या फिर एक का मतलब आप जंतु या प्राणी निकाल सकते हो। ठीक है, इसका मीनिंग क्या निकाल सकते हो आप, जंतु या प्राणी। आई बात समझ में? तो एक तो पादप हो जाएगा, एक जंतु या प्राणी हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इनके आवास की बात करते हैं यहाँ पे। किसकी बात करते हैं? इनके आवास की, कि ये कौन से आवास में रहते हैं। तो आपने देखे होंगे कि कोई जंतु है वो आपके यहाँ पे ठंडे आवास में रहते हैं, मतलब शीत प्रदेश में रहते हैं। कोई गर्मी के क्षेत्र में भी रहता है, ठीक है, कोई आपके शुष्क क्षेत्र में भी रहता है। इसी प्रकार पादप की भी बात करें तो कई पादप ऐसे होते हैं जो आपके शीत प्रदेश में होते हैं या फिर शीत प्रदेश में आपके रहते हैं। ठीक है, कुछ पादप ऐसे होते हैं जो आपके शुष्क प्रदेश में उगते हैं, और कुछ पादप ऐसे होते हैं जो आपके रेगिस्तानी प्रदेश, जिसे हम मरुस्थलीय प्रदेश कह सकते हैं, उसमें उगते हैं। तो इनके अनुकूलन क्या है यहाँ पे अलग अलग है। ठीक है, इनके लक्षण क्या होंगे अलग अलग। ठंडे क्षेत्र में पाए जाने वाले जो जंतु होंगे उनकी त्वचा क्या होगी, मोटी। उनकी त्वचा के ऊपर क्या पाई जाएगी, आपके वसा की परत पाई जाएगी, जिसके कारण उनको सर्दी कम लगे। जबकि जो आपके गर्मी में रहने वाले जो जंतु होंगे वो पसीने का निष्कासन ज़्यादा करेंगे, अपने तापमान का नियंत्रण रखेंगे। तो इस प्रकार पादप और जंतुओं में क्या पाया जाता है, यहाँ पे अंतर पाया जाता है। तो ये तो हमने बात की यहाँ पे सजीव की बात की। किसकी बात की? सजीव की। अब बात आती है यहाँ पे निर्जीव कि निर्जीव क्या होते हैं। ठीक है, तो सजीव और निर्जीव के बारे में आपने छोटी क्लासों में भी यहाँ पे पढ़ चुके होंगे कि सजीव क्या होता है और निर्जीव क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि जो जीव है ये जीव क्या होता है। ठीक है, इस जीव के बारे में पढ़ेंगे कि जीव है क्या। तो ध्यान रखना, जीव को अगर हम परिभाषित करना चाहिए तो इसमें हम इस प्रकार परिभाषित करते हैं कि वह जंतु, या फिर इस प्रकार लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो वृद्धि करता है, जो जनन करता है, जो उपापचय करता है, जो बाह्य वातावरण के प्रति अपने उद्दीपन दर्शाता है, जो गति करता है, वो क्या कहलाता है, आपके जीव कहलाता है। क्या कहलाता है यहाँ पे? जीव कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट नंबर पॉइंट आपका वृद्धि, जिसे हम क्या कहते हैं यहाँ पे, ग्रोथ कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, एक बात और समझना यहाँ पे कि जो जीव होता है, इस जीव का शरीर किससे मिलकर बना होता है, आपकी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो कोशिका की बात कर ली यहाँ पे, तो कोशिका की खोज किसने की थी, आपके 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, किसकी खोज की थी? आपकी कोशिका की खोज की थी। अब बात आती है नेक्स्ट, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। इनके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल से आगे, अभी मैं यहाँ पे थोड़ी जनरल जानकारी बता रहा हूँ। ठीक है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो कोशिका सिद्धांत देने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे आपके स्लाइडन व स्वान। स्लाइडन व स्वान नामक वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, ये तो बात हुई यहाँ पे कि आपकी मृत कोशिका की खोज की थी आपके रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले। लेकिन अगर आपको पूछे जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। ठीक है, किसकी खोज की थी? आपके जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। अब देखो हम यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं कि कोशिका के बारे में बात कर ली कि प्रत्येक जीव का शरीर किससे मिलकर बना होता है, आपकी कोशिकाओं से। कोशिका की खोज, अगर मृत कोशिका के बारे में पूछे तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, रॉबर्ट हुक। और अगर आपकी जीवित कोशिका के बारे में पूछे तो आपको एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक लिखना। अगर मान लो एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन पूछे कि कोशिका की खोज किसने की थी, ठीक है, कोशिका की खोज किसने की, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, ठीक है, और आपके सामने ऑप्शन में रॉबर्ट हुक भी दे दे, यहाँ पे क्या दे दे, रॉबर्ट हुक, और सेकंड नंबर जो ऑप्शन है वो आपके ल्यूवेनहॉक भी दे दे। क्या दे दे? ल्यूवेनहॉक।
तो आपको इन दोनों में से आपको रोबोट हुक वाला पहले करेक्ट करना है, ठीक है, इसको प्राथमिकता देनी है पहले। अगर यहाँ पे पूछ ले आपको या तो मृत कोशिका, तो मृत कोशिका में कौन सा आ जाएगा, रोबोट हुक। अगर आपको पूछ ले यहाँ पे जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो वो क्या हो जाएगा आपका एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक हो जाएगा, ठीक है बेटा। यहाँ पे अब देखो हम बात करते हैं यहाँ पे वृद्धि के बारे में, ग्रोथ के बारे में। तो आपको पता है प्रत्येक जीवधारी का शरीर किससे मिलकर बना होता है, कोशिका से प्रत्येक जीवधारी का शरीर बना होता है, ठीक है। प्रत्येक जीवधारी का शरीर बना होता है, किससे मिलकर बना होता है, कोशिका से प्रत्येक जीवधारी का शरीर बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन ध्यान में रखनी है कि इन कोशिकाओं में विभाजन होता रहता है, इन कोशिकाओं में विभाजन होता रहता है, ठीक है। इन कोशिकाओं में क्या होता रहता है, विभाजन होता है, और विभाजन के फलस्वरूप धीरे धीरे क्या होगी, कोशिका की संख्या में वृद्धि होगी, ठीक है। कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होगी, ठीक है। आई बात समझ में यहाँ पे। तो यहाँ पे ध्यान रखना, जैसे कि हमारे पास ये एक कोशिका, तो कोशिका में विभाजन होगा, 2 कोशिका बनेगी, फिर और विभाजन होगा, इसकी 2 बनेगी, इसकी भी 2 बन जाएगी, फिर इसमें और अधिक विभाजन होगा। तो इस प्रकार धीरे धीरे कोशिकाओं की संख्या में क्या होती जाती है, आपकी वृद्धि होती जाती है, जिससे क्या होता है कि शरीर के जीव की वृद्धि होती है, या फिर शरीर की वृद्धि होती है, ठीक है। जीव के शरीर की यहाँ पे क्या होती है, आपके ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है, क्या होती है, वृद्धि होती है। आप छोटे थे तब इतने से थे एकदम, है ना, इस प्रकार के थे, इस काया की तरह, यहाँ पे ये काया की तरह आप थे, ठीक है। और अभी देखो तो आप बहुत बड़े विशाल काय, एकदम महाकाय के रूप में इस प्रकार आप फैल गए हैं। तो ये सारा किसके कारण हुआ है, सारा का सारा ये आपके कोशिका विभाजन के कारण हुआ बेटा। किसके कारण हुआ है, कोशिका विभाजन के कारण। अगर कोशिका विभाजित नहीं होती आपके शरीर में, तो आपका इतना बड़ा विशालकाय रूप अभी नहीं होता, आप छोटे बच्चे ही रहते, किसी की गोदी में यहाँ पे खेलते रहते, ठीक है। तो ये किसके कारण हुआ है, सारा कोशिका विभाजन के कारण। तो कोशिका धीरे धीरे यहाँ पे क्या करती है, विभाजन करती रहती है और अपनी संख्या में वृद्धि करती है, जिसके कारण हमारे शरीर में क्या होती है, आपकी वृद्धि होती है, ठीक है। प्रत्येक शरीर के प्रत्येक अंग में बोल सकते हैं कि वहाँ पे क्या होती है, आपकी वृद्धि होती है। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो बात होगी आपकी वृद्धि की, कि वृद्धि कैसे होती है, तो कोशिका विभाजन के द्वारा होती है। अब बात आई यहाँ पे हमारे सामने एक कोशिका, ठीक है। तो कोशिका के बारे में एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है यहाँ पे, कि कोशिका के आधार पर जीव 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक तो जीव होते हैं आपके एक कोशिकीय, एक जीव होते हैं आपके एक कोशिकीय जीव। कौन से होते हैं, एक कोशिकीय जीव, ठीक है। एक जीव होते हैं आपके बहुकोशिकीय, एक कौन से होते हैं आपके बहुकोशिकीय जीव। तो एक तो ऐसे जीव होते हैं जो एक कोशिकीय होते हैं, एक कोशिकीय मतलब इसमें एक कोशिका कितनी पाई जाती है, एक कोशिका पाई जाती, एक सेल्स पाई जाती, ठीक है। इसके अंदर जो सेल होगी एक सेल पाई जाएगी। और बहुकोशिकीय जीवों के अंदर 2 या अधिक कोशिका पाई जाती है। कितनी कोशिका पाई जाती है, अधिक कोशिका। कितनी कोशिका पाई जाती है, अधिक कोशिका। अब बात करते हैं यहाँ पे कि जो एक कोशिकीय जो जीव है, उन एक कोशिकीय जीवों के उदाहरण कौन से और बहुकोशिकीय जीवों के उदाहरण कौन कौन से, ठीक है, इनकी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो एक कोशिकीय जीवों में देखो उदाहरण की जब भी हम बात करते हैं तो इसमें उदाहरण लिखेंगे यहाँ पे। एक कोशिकीय जीवों में एक तो हो जाएगा आपका अमीबा, ठीक है, एक हो जाएगा आपका पैरामीशियम, एक क्या हो जाएगा, पैरामीशियम। ये आपके एक कोशिकीय जीव है। आगे चैप्टर में हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, अमीबा के बारे में, पैरामीशियम के बारे में, ठीक है, कि ये एक कोशिकीय जीव है, इनमें एक ही कोशिका पाई जाती है। अब बहुकोशिकीय जीवों की बात कर लेते हैं। तो आप अपने शरीर को ही देख लो, आपका शरीर, मानव का शरीर, पौधे, जो भी जीव जंतु आप देखते हो अपने आसपास, आपसे बड़ा जंतु कौन सा होगा, है ना। तो ये सारे के सारे किससे मिलकर बने होते हैं, आपके बहुकोशिकीय, मतलब अनेक सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, कोशिका के आधार पर जीव 2 प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय जीव और एक आपके बहुकोशिकीय जीव।
एक कोशिका में एक कोशिका पाई जाती है, जबकि बहुकोशिकीय में अधिक कोशिका पाई जाती है। दोनों के हमने यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक कोशिकीय जीव भी क्या करता है, अपनी संख्या में यहाँ पे वृद्धि कर सकता है। क्या कर सकता है, संख्या में वृद्धि कर सकता है। बहुकोशिकीय जीव भी क्या कर सकता है, अपनी संख्या में यहाँ पे वृद्धि कर सकता है। ठीक है, वृद्धि कर सकता है। तो ये फर्स्ट नंबर जो हमारे यहाँ पे पॉइंट था आपके, जो वृद्धि वाला, ये वृद्धि वाला यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, और नेक्स्ट सेकंड नंबर बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे हमने बात की थी सजीव और निर्जीव के बारे में अंतर। ठीक है, तो सजीव में तो वृद्धि होती है, लेकिन निर्जीव जो पत्थर है, आपने पत्थर देखा होगा है ना, निर्जीव पत्थर कभी भी वृद्धि नहीं करता। आपने देखा है, वो बहुत सालों तक पड़े रहेगा लेकिन वो वृद्धि नहीं करता, तो वो क्या आपके निर्जीव। तो इस प्रकार आप सजीव और निर्जीव में वृद्धि का अंतर देख सकते हो। अब सेकंड नंबर बात करते हैं यहाँ पे जनन के बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में, कि जनन होता क्या है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जनन की परिभाषा पढ़ते हैं कि जनन की परिभाषा क्या है। जनन की परिभाषा, जनन की परिभाषा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखना आप। सबसे पहले ये आपके कोई भी दंपति यहाँ पे, ठीक है, ये कोई भी आपके यहाँ पे क्या है, दंपति है, ये दंपति है। ठीक है, ये तो हो गए लेडीज आपके। ठीक है, और ये आपका हीरो बनने के यहाँ पे खड़ा है। इन दोनों से एक लड़का उत्पन्न होता है, ये लो लड़का, और इस लड़के का नाम है काया। क्या नाम है, काया। और ये काया के है यहाँ पे पिता, और ये काया के है यहाँ पे माता, और ये रहा यहाँ पे काया खुद। ठीक है, तो इन दोनों ने, ठीक है, इन दोनों की शादी हुई। तो शादी होने के बाद में जो प्रोसेस हुई उससे आपके काया उत्पन्न हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये आपके जो काया उत्पन्न हुआ ये इनके समान ही है कि इसके भी दो हाथ, इसके भी दो आंखें, एक मुंह है, दो कान। ठीक है, तो मतलब अपने ही समान क्या क्या यहाँ पे जीव को उत्पन्न किया। तो ध्यान रखना कि सजीवों द्वारा, काया के जो मम्मी पापा थे वो क्या थे, सजीव थे, निर्जीव तो नहीं थे ना। तो सजीवों के द्वारा अपने ही समान, सजीवों के द्वारा अपने ही समान संतान उत्पन्न करने को तो सजीवों के द्वारा क्या होता है कि यहाँ पे अपने ही समान संतान उत्पन्न करने को क्या कहा जाता है, संतान उत्पन्न करने को जनन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यहाँ पे जनन कहा जाता है। ठीक है, आई बात समझ में, जनन क्या होता है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि जो जनन होता है, ये जनन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। और ये सजीवों का प्रमुख लक्षण है भाई, यहाँ पे ये भी बात ध्यान में रखना। सजीवों का प्रमुख लक्षण है जनन करना। क्यों, क्योंकि वो अपनी पीढ़ी को बनाए रखते हैं। मान लो ये काया उत्पन्न नहीं करना चाहती यहाँ पे, तो इनकी पीढ़ी तो यहीं पे ख़त्म हो जाती। पीछे जो ज़मीन जायदाद होती है वो कौन लेता, ठीक है, तो वो समाज में बंट जाता है। इसीलिए इसने काया को उत्पन्न किया कि अपनी पीढ़ी को आगे बनाए रखेगा। ठीक है, फिर काया की शादी होगी यहाँ पे, काया से दूसरा सेकेंड काया यहाँ पे उत्पन्न होगा। इस प्रकार अपनी पीढ़ी को भी क्या करते हैं, आपके बनाए रखते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, सजीवों का ये प्रमुख लक्षण है और अपनी पीढ़ी को बनाए रखते हैं निरंतर। अब बात करते हैं कि जो जनन होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक तो लैंगिक जनन होता है, एक अलैंगिक जनन। ठीक है, अब अलैंगिक जनन देखो अनेक विधियों के द्वारा हो सकता है, मुकुलन के द्वारा हो सकता है। और मुकुलन के द्वारा जो जनन होता है वो होता है आपके हाइड्रा में। किस में पाया जाता है, आपके हाइड्रा में पाया जाता है। विखंडन के द्वारा हो सकता है, विखंडन के द्वारा ये होता है आपके अमीबा में होता है, या फिर इसे आप द्विविखंडन भी कह सकते हो। यहाँ पे क्या कह सकते हो, द्विविखंडन भी कह सकते हो। ठीक है, तो मुकुलन के द्वारा भी हो सकता है, विखंडन विधि के द्वारा भी हो सकता है। तो यहाँ पे जनन 2 प्रकार का पाया जाता है, लैंगिक और अलैंगिक जनन। ठीक है, इन दोनों के बारे में आप इतना ध्यान में रखना। मतलब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं सिर्फ कि जीव है, वो जीव क्या होता है,
तो पहला पॉइंट हमने पढ़ा था कि जो वृद्धि करते हैं वो क्या कहलाता है, जीव। जो आपके जनन करता है वो क्या कहलाता है, आपका जीव होता है, मतलब सजीव होता है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड नंबर है यहाँ पे पॉइंट आपके उपापचय। क्या है थर्ड नंबर पॉइंट आपके, उपापचय। थर्ड नंबर पॉइंट हो जाएगा आपका उपापचय। मेटाबॉलिज्म क्रिया, कि हमारे शरीर के अंदर जो भी पाचन की क्रिया, किसकी क्रिया, पाचन की क्रिया। ठीक है, डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है, श्वसन की क्रिया, श्वसन की क्रिया। ठीक है, इसके अलावा हार्मोनों की क्रिया, हार्मोनों की क्रिया, हार्मोनों की क्रिया, और अनेक सारे जो रासायनिक पदार्थ होते हैं वो भी क्या करते हैं, यहाँ पे क्रिया करते हैं। ठीक है, रासायनिक पदार्थ भी यहाँ पे क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। तो ये आपके शरीर के अंदर जो भी हमारे शरीर के अंदर क्रिया होती है वो क्या कहलाती है, आपकी उपापचय क्रिया कहलाती है, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस कहलाती है। तो ये सारी की सारी जो प्रोसेस है वो किसके अंदर होती है, आपकी सजीव के शरीर के अंदर होती है। ठीक है, सजीव के शरीर के अंदर होती है। ठीक है, इसीलिए इसे यहाँ पे क्या कहा जाता है आपके, कि उपापचय क्रिया सिर्फ और सिर्फ किस में होती है, सजीव में होती है, जबकि निर्जीव में नहीं होती। तो इस आधार पर भी हम यहाँ पे सजीव और निर्जीव की क्या कर सकते हैं, आपके पहचान कर सकते हैं। और इसके बाद में जो फोर्थ नंबर पॉइंट है बेटा वो हो जाएगा बाह्य वातावरण के प्रति उद्दीपन। ठीक है, तो उद्दीपन का मतलब आपने देखा होगा कि जो जीव है, जैसे कि अभी जो आपके गर्मी का मौसम चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो गर्मी के मौसम में हम कैसे कपड़े पहनते हैं, यहाँ पे मान लो गर्मी के मौसम में हम सूती कपड़े पहनते हैं, लेके सूती कपड़े। ठीक है, लेकिन जैसे यहाँ पे सर्दी आई तो सर्दी में हम कैसे कपड़े पहनेंगे, आपके ऊनी कपड़े पहनेंगे। ठीक है, अभी मान लो यहाँ पे हम सिंगल कपड़े मतलब एक कपड़ा पहने रखते हैं, या फिर मतलब स्वेटर नहीं पहनते। ठीक है, गर्मी में हम स्वेटर नहीं पहनते। क्या आप सर्दी में बिना स्वेटर के रह सकते हो, नहीं रह सकते हो ना। तो जीव क्या करता है, जीव अपने आप को, जीव अपने आप को वातावरण के प्रति, वातावरण के प्रति ढाल लेता है या बदल लेता है। ठीक है, ढाल लेता है। जैसे गर्मी आई सूती कपड़े पहनने लगे, सर्दी आई वापस ऊनी कपड़े पहनने लगे। इस प्रकार अपने आप को क्या करता है कि वातावरण के प्रति ढाल लेता है। वो आपके क्या कहलाता है, उद्दीपन कहलाता है। क्या कहलाता है, यहाँ पे उद्दीपन कहलाता है। ठीक है, तो इस उद्दीपन के द्वारा भी जीव क्या कर सकते हैं, आपके यहाँ पे वृद्धि कर सकते हैं। और ये किसका लक्षण, आपके सजीवों का प्रमुख लक्षण। लेकिन आप पत्थर को देखो, वो एक जैसे ही रहता है, ना तो सूती कपड़े पहनता है ना ऊनी कपड़े, है ना, बिना कपड़ों के ही रहता है यहाँ पे। तो वो क्या हो गया, वहाँ पे निर्जीव हो गया। तो ये भी आपके एक सजीव और निर्जीव में क्या हो गया, यहाँ पे उदाहरण हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं गति की बात। तो गति में तो आपको पता है कि सजीव चलते फिरते हैं, आपको पता ही है, लेकिन निर्जीव है वो आपकी गति नहीं कर सकते। तो इस आधार पे हम आपके सजीव और निर्जीव की यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आपकी पहचान कर सकते हैं। और ये जो सारे लक्षण पाए जाते हैं जिसमें वो क्या कहलाता है, आपका जीव कहलाता है। ठीक है बेटा, बाकी का जो आपके इसमें चैप्टर्स होगा वो चैप्टर्स करेंगे हम आपकी नेक्स्ट क्लास में।